अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और इस टाइम पाकिस्तान में क्योंकि इंतहाई गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो कुछ लोग इंजॉय कर रहे होंगे और कुछ लोग उससे तंग होंगे। लेकिन खैर, ये तो चलता रहता है। कुछ सीज़न तब्दील होते रहते हैं, कभी गर्मी आ जाती हैं, कभी सर्दी आ जाती हैं। ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज जो मेरा एक आइडिया मेरे जहन में आया कि क्यों ना हम सॉरी मैं आप लोगों को गाइड करूं रिगार्डिंग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि हमें पाकिस्तान में जो है वो जो एजुकेशन है, या आप कह लें जो कैरियर गाइडेंस है, वो बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चों को जो है बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो हम क्यों कर रहे हैं। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। मतलब कुछ हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड्स कह लें, या एक जो इन्वायरमेंट है, उसमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए। और हमेशा बच्चे को उस फील्ड में डाला जाता है, या उसको स्टार्टिंग से ही उसका एक आप कह लेंगे ना माइंडसेट जो है उसका चेंज किया जाता है कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना। और फिर एक परसेप्शन बन जाती है कि जी ये फील्ड्स अच्छी हैं, ये फील्ड्स अच्छी नहीं हैं। और अब उसमें ये होता है कि अब बच्चा जो है जब स्कूल में एडमिशन लेता है, नर्सरी क्लास से, प्ले ग्रुप से। जब हम थे उस टाइम तो प्ले ग्रुप होता भी नहीं था, नर्सरी होती थी और फिर प्रेप और फिर 1 2 सो ऑन। तो फिर क्या होता है कि जी बच्चा 1 क्लास से मैट्रिक तक जो है वो यही सुनता आता है कि जी बस मैट्रिक कर लें तो ये हो जाएगा, फिर हमारे लिए आगे इजी हो जाएंगी चीज़ें। और फिर बंदा जब एफएससी में आता है या आईसीएस में आता है या एफए करता है, तो इसके बाद जो है फिर बंदे को समझ भी नहीं आती कि अब हमने किस में एडमिशन लेना है। और वो जो ज़िंदगी होती है, या वो एक ज़िंदगी की जो मूवमेंट्स चल रही होती हैं, वो ऐसी होती हैं जैसी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, वो ऐसी होती है। स्पेसिफ़िकली बच्चों की जो हालत होती है ना, वो ऐसी बन जाती है। अब बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं। अच्छा, ये वो टाइम है जब आप जो हैं एफएससी के एग्ज़ाम्स दे देते हैं, ठीक है, या आईसीएस के एग्ज़ाम्स या वट एवर। क्योंकि हम अभी मेडिकल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो फिर हम ज़्यादा फोकस एफएससी प्री मेडिकल को करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है कि 9 10 में आपने बायोलॉजी पढ़ी, उसकी डिफरेंट फील्ड्स पढ़ी, ठीक है। फिर आप उसके आगे डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं, आपको आइडिया होता जाता है कि बायोलॉजी है क्या। फिर आप आगे एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा, वो जो टाइम होता है ना, उसमें एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन लेने का जो मतलब कि जो वजह होती है ना, वो ये होती है कि जी हम डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। और एक बात, एक लिहाज से बात ठीक भी है, ज़ाहिर है। एक जो डॉक्टर है, बीइंग अ मेडिसिन, मतलब आप बीइंग अ डॉक्टर, आप जो है आप एक अच्छा कमाते हैं पाकिस्तान में। और एक आप कह लें कि एक रिस्पेक्टेबल फील्ड है डॉक्टर्स की। और मतलब आप कह लेंगे ना कि आपको फिर जॉब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मतलब कि जो लोग अपने क्लिनिक्स बनाना चाहते हैं, मतलब जो भी रीजंस हैं, डॉक्टर जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, ठीक है। और प्री मेडिकल करने की जो वजह होती है वो भी यही होती है कि जी हम एडमिशन लेंगे एमबीबीएस में, और उसके बाद फिर डॉक्टर बन जाएंगे, और फिर चाहे पाकिस्तान में प्रैक्टिस करेंगे या बाहर चले जाएंगे गल्फ़ में चले जाएंगे, या यूके चले जाएंगे, या अमेरिका चले जाएंगे, या जहाँ पे भी आपके टारगेटेड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो अब जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वो तो कॉन्फिडेंट होते हैं, और
वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले भी लेते हैं। और जो बिल्कुल गुजारे के होते हैं जैसे हम लोग हैं, हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, खैर पढ़ते भी थे नहीं भी पढ़ते थे, लेकिन जो है गुजारा करते थे। अच्छा, अब जिनके मार्क्स कम होते हैं उनको कोई गाइडेंस नहीं होती। अब उनको तो ऐसा लग रहा होता है कि जी हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई है, हम तो पता नहीं ज़िंदगी में क्यों आ गए हैं, इस दुनिया में क्यों आ गए हैं। और अब तो क्या करना चाहिए, अब हमें कुछ नहीं समझ आ रही। ठीक है, कोई उनके बाल खींच रहा होता है, कोई उनको कुछ कर रहा होता है, घर से उनको अलग प्रेशर होता है, दोस्तों का अलग प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब उनका इन्वायरमेंट जो है उनको हर तरफ से प्रेशराइज कर रहा होता है और उनको नहीं समझ आ रही होती। वो बेचारे कमरे में ऐसे बैठे होते हैं जैसे मैं आपको ना पिक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, खैर, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई अगर एडमिशन आपका एमबीबीएस में नहीं होता या बीडीएस में नहीं होता, या आप अगर आपका थोड़ा सा वेटनरी वाली साइड पे है ध्यान, अगर उसमें भी आपका एडमिशन नहीं होता, तो इट डजंट मीन दुनिया यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद मेडिकल में देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स। ठीक है, बहुत फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं और बड़ा अच्छा जो है उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात जो होता है ना हमेशा आपने याद रखनी होती है कि जी कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता। प्रोफेशन हमेशा जो है वो अच्छा तब बनता है जब आप अपने आप को जो है उसके मुताबिक ढालते हैं, या अपने आप की जो ग्रूमिंग है या अपने आप की जो स्किल्स हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोफेशन, अगर आप उनको डेवलप करते हैं तो फिर तो आप बड़ा अच्छा सेटअप हो जाते हैं। अब आपने एमबीबीएस कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी देखे होंगे जो बहुत अच्छा भी कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स देखे होंगे जो गली के कोने में बैठे होते हैं, छोटी सी क्लिनिक होती है और बड़ा नॉर्मल सा कमा रहे होते हैं वो। तो अब उसमें भी तो डिफरेंस है ना। ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी फील्ड्स हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। अगर आप एक अपना कैरियर बनाते हैं, उसमें अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं, अपना नॉलेज जो है उसमें अच्छा गेन करते हैं, तो फिर तो आप बड़ा इजीली जो है उसमें आगे जो मतलब आप स्टेप अप कर सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप एफएससी कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप एमबीबीएस में अगर आपका एडमिशन नहीं होता, बीडीएस में या वेटनरी में, तो उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशन की आती है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग कभी बनाऊंगा टॉपिक, वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को जो है वो मैं बताऊंगा कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस होते क्या हैं, और उसमें कौन कौन से प्रोफेशंस आते हैं और उनके आगे क्या काम होते हैं। अब जैसे कि नाम से भी आपको पता चल रहा ना कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक जिसके ऊपर आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद ये प्रोफेशन है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसके बारे में मैं आपको पहले गाइड करूँ। उसमें एक प्रोफेशन आता है जिसको हम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। क्योंकि क्यों बताना ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी ये वीडियो सुन रहे होंगे तो आपको पता हो कि मुझे जिस इंसान ने इन्फॉर्मेशन दी वो कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, और वो क्या कर रहा था। तो उसका इसका बताने का मकसद ये होता है कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो ट्रस्टेबल है या नहीं है। मुझे जिस इंसान ने कुछ गाइड किया है कि क्या वो इंसान वो खुद वो काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, या वो उसने क्या काम किया तो वो इस प्रोफेशन में ऊपर गया, और क्या नहीं किया तो वो इस प्रोफेशन में ऊपर नहीं गया। तो एक्चुअली द मेन रीज़न to introduce myself, just to make sure that the information I'm going to give you is just to make a trust between you and me, कि आपको ट्रस्ट हो कि जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ट्रस्टेबल है या नहीं है। तो मैं आपका अपना जो बारे में दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, एक मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो ये है कि जी मैंने बैचलर्स की है एमएलटी में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। जो कॉलेज था मेरा वो एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर था। ठीक है, जो कि बिल्कुल
लाहौर के सेंटर में मौजूद है। उम्मीद है कुछ लोग फेमिलियर होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन इट्स क्वाइट नाइस प्लेस टू स्टडी। बड़ा अच्छा मेडिकल कॉलेज है और साथ हॉस्पिटल भी है। खैर, बैचलर्स किया मैंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। मेरा जो बैच था वो 2016 से 2020 था। और उसके बाद फिर एमफिल में मैंने एडमिशन लिया एफसी यूनिवर्सिटी, जो कि वहीं पे मुस्लिम टाउन, या हाँ मुस्लिम टाउन मोर कह लें आप लोग जो लाहौर में रहते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। एफसी यूनिवर्सिटी, एफसी कॉलेज विच इज़ क्वाइट फेमस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वहाँ से मैं एमफिल कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी एंड जीनोमिक्स, विच इज़ ऑलमोस्ट गोना एंड कुछ दिनों तक इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है मेरा, करंटली आई एम वर्किंग एज ब्लड प्रोडक्शन ऑफिसर इन द NHS इंग्लैंड। ठीक है, NHS जो इंग्लैंड द नेशनल हेल्थ सर्विस इंग्लैंड या आप UK कह लें, उसमें मैं करंटली अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए और पूछा तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है हम जैसे जैसे हमारी इंटरेक्शन इंक्रीज़ होती जाएगी तो हम स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि जी आई एम रजिस्टर्ड बायोमेडिकल साइंटिस्ट इन द UK। ठीक है, HCPC हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल, जो कि एक काउंसिल है UK में, यूनाइटेड किंगडम में, जो कि इन चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो आई एम रजिस्टर्ड बायोमेडिकल साइंटिस्ट। पाकिस्तान में मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी जो है उसको MLT कहा जाता है या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो कि बैचलर्स करते हैं MLT में। लेकिन उसी का जो दूसरा नाम है वो UK में उसको बायोमेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ें हैं, मतलब जस्ट नाम का डिफरेंस है। मतलब कि अगर आप पाकिस्तान में MLT कर रहे हैं तो उसको UK में अगर आप वही फील्ड कर रहे हैं तो वो बायोमेडिकल साइंस है। ठीक है, MLT इज़ इक्वल टू बायोमेडिकल साइंस। जैसे डॉक्टर हो गया, उसने MBBS किया, या उसने मतलब आप उसको फिजिशियन कह लें, तो मतलब ये जस्ट एक ही नाम है। खैर, उससे पहले आई वॉज वर्किंग एज डेमोस्ट्रेटर एट FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, विच इज़ क्वाइट ऑनरेबल फॉर मी, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। वहाँ से फिर मैंने आगे मतलब वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज अ फैकल्टी काम करने की, तो वहाँ पे मैंने काम किया 2 years। उससे पहले जो है मैंने चुगताई लेबॉर्ट्री लाहौर में एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम किया आफ्टर ग्रेजुएशन। तो actually I wasn't working at the head office of Chugtai lab, but it was stat lab, जो कि आप कह रहे हैं कि फिरोजपुर रोड पे एक सोसाइटी है, वो सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल, मतलब सेंट्रल पार्क सोसाइटी है, सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी आई गेस। वहाँ पे इन्हीं की लैब थी, चुगताई लैब की। तो वहाँ पे जो है हमने वहाँ पे मतलब चुगताई ने टेक ओवर किया था उसकी लैब को, तो वहाँ पे मैं काम करता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं UK आ गया, नहीं सॉरी, चुगताई के बाद फिर मैं FMH किया। वहाँ पे मैंने 2 years एज अ फैकल्टी काम किया। देन मैं UK मूव कर गया क्योंकि आई गॉट जॉब इन NHS इंग्लैंड। तो ये मेरा थोड़ा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड था। तो अब हम बात करते हैं MLT के बारे में। MLT जो है इंट्रोडक्शन टू MLT या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आप इसको कह लें। अच्छा, इसकी फिर मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपकी एक बेस बनाना चाहता हूँ। ज़रा जब तक आपकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपके ऊपर जो नॉलेज मैं आपके ऊपर फेंकता जाऊँगा ना तो वो यूज़लेस हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि एक चीज़ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। पाकिस्तान में तो हम रट्टे बेस पे काम करते हैं, तो बेहतर है कि आपको मैं एक पीछे से बैकग्राउंड बना दूं कि MLT होती क्या है, मतलब MLT क्या है, उसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और ये कब की जाती है, क्यों की जाती है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है एक्चुअली जब आप FSC करते हैं प्री मेडिकल, ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस
होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। एक सबसे पहले आपका जो टारगेट होता है वो MBBS होता है, अगर आपको उसमें एडमिशन नहीं होता। खैर ये हमने पहले बातें कर ली हैं, इसको हम छोड़ते हैं, बात करते हैं MLT की। जब आप FSC प्री मेडिकल में प्री मेडिकल कर लेते हैं और आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे होते हैं, तो फिर आप सोच रहे होते हैं कि अब आप क्या करना चाहिए अगर आपके मार्क्स कम हैं। तो उसमें फिर हमारे पास जो ऑप्शंस आती हैं वो आती हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस की। अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा। उसमें जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस में एक जो प्रोफेशन है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है, अब ये डिफरेंट टाइप्स की आप कह लें या इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक ये होता है कि या आपने FSC प्री मेडिकल किया, उसके बाद आप 2 ईयर्स का डिप्लोमा कर सकते हैं जिसको आप BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र नहीं करती, मतलब क्योंकि एक डिप्लोमा है, BSc कह लें या डिप्लोमा कह लें 2 ईयर्स का, तो वो क्योंकि अब आपको ये भी पता है कि जैसे BA ख़त्म मेरे ख्याल से करने के चक्कर में है, या मतलब 2 ईयर्स का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो एक ये हो गया। फिर जो एक ऑप्शन आती है हमारे पास आती है BSc ऑनर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो कि 4 ईयर प्रोग्राम है। अब ये ग्रेजुएशन 4 ईयर्स की है। ठीक है, अच्छा एक और आपने शायद सुना होगा जो कि डिप्लोमा या MLT से रिलेटेड है, वो एक होती है FSC MLT भी होती है एक। ठीक है, एक तो प्री मेडिकल करते हैं ना लोग, एक होती है FSC मेडिकल जो कि मैट्रिक के बाद वो डिप्लोमा ही होता है जिसको आप FSC MLT कह लें। FSC MLT, FSC मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इस तरह का, तो वो भी एलिजिबल होते हैं इसके लिए कि वो बैचलर्स में एडमिशन ले लें। लेकिन स्टिल डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो उनको एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती, लेकिन FMH में ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब मैं उसी के FMH के बारे में ही मैं आपको गाइड बेहतर कर सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ाता रहा। अच्छा, अब जब आपने एडमिशन मतलब आपने MLT जो है वो उसको चूज़ किया या क्यों किया वो हम आगे बात करते हैं। तो MLT जो है एक्चुअली MLT होती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होती है, चलो आपने सोच लिया कि MLT करते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स करके करवा दी या आपके किसी बहन भाई ने कहा कि नहीं जी तुम, क्योंकि तुम्हें और कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा तो हम जो है वो एडमिशन तुम्हारा करवा दिया MLT में। अब जब बच्चा आता है ना, अब मैंने क्योंकि इंटरव्यूज़ लिए कि बच्चों के कि जी आप जो एडमिशन के लिए आते थे, मैं उनसे पूछता था कि जी आप MLT क्यों करना चाहते हैं, तो वो उनको नहीं पता होता था कि जी MLT हम क्यों करना चाहते हैं या MLT में क्या होता है। उन्होंने कहा बस क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने एडमिशन करवा दिया और हमारा कहीं एडमिशन हो नहीं रहा था तो हम MLT में आ गए। खैर आ गए, अब मैं फिर उनको कुछ वहाँ पे गाइड भी कर देता था, फिर मैं उनको ये भी कह देता था जब ड्यूरिंग इंटरव्यू कि जी आप जो है ना इसके बारे में स्टडी करें, ताकि जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आप कॉन्फिडेंट हों कि आप कर क्या रहे हैं। तो खैर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आते थे, फिर मैंने उनको गाइड शाइड भी साथ साथ करता रहता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने बड़ा अच्छा उनका जो है ना, मतलब उन्होंने भी बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और अभी मेरे जिनको मैंने पढ़ाया वो अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया। खैर MLT होती है, MLT जो है जब आप बीमार होते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि जी आप ये टेस्ट करवा लें, ये वाला टेस्ट करवा लें। आपको वो एक लिस्ट दे देता है जिसमें एक टेस्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आप किसी भी लेबॉर्ट्री में जाते हैं और उसको आप अपना सैंपल दे देते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स भी होते हैं, कोई ब्लड सैंपल ले लेता है, कुछ यूरिन सैंपल लेते हैं, कुछ स्टूल सैंपल लेते हैं, डिपेंडिंग के वो डॉक्टर ने आपको कौन सा जो टेस्ट है वो रिकमेंड किया कि आप ये टेस्ट करवा लें। अब वो जो सैंपल्स होते हैं वो आपने उधर रिसेप्शन पे दे दिए सैंपल्स, तो अब वो जो सैंपल्स हैं वो कहाँ जाते हैं, ठीक है, वो सैंपल्स फिर आते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो है डिपेंडिंग कि वो किस डिपार्टमेंट का वो सैंपल था वो उस डिपार्टमेंट में आता है। वहाँ पे स्पेसिफिक जो स्पेशलाइज्ड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो फिर उनको आगे प्रोसेस करते हैं। सपोज़ करें कि आपने ब्लड सैंपल दिया,
अब डॉक्टर ने आपको कहा कि CBC आप करवा लें, बड़ा फेमस है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में जाता है? वो हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाता है, ठीक है, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि MLT के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे सैंपल देते हैं रिसेप्शन पे, तो वो उस हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएगा, वो उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो है वो रन करेगा, उसकी फिर एक वैल्यू आएगी, फिर उसको क्रॉस चेक करेगा, ठीक है। फिर उसकी जो है विद द हेल्प ऑफ सीनियर फैकल्टी, मतलब सीनियर स्टाफ या डॉक्टर या हेमाटोलॉजिस्ट या कोई भी सीनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वहाँ पे मौजूद होगा, वो उसको वेरीफाई करेगा कि क्या जो हम इसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो ठीक हैं या नहीं आए, तो फिर वो क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट इशू करेगा। तो एक्चुअली मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो बेसिकली जो काम कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं, और जो पाकिस्तान में लैब्स में जो काम कर रहे हैं वो ऐसे होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये जस्ट हमारे दिमाग में यही आता है कि जी हमने बस सैंपल दे दिया, मतलब सैंपल आ गया, उसको प्रोसेस किया, रिजल्ट रिपोर्ट आई, उसको इशू कर दिया। भाई ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें अगर हम उसमें ग्रो करें, ठीक है। तो खैर जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है ना, उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल्स में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन इंट्रोडक्टरी जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि एक ओवरऑल कंसेप्ट होता है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी क्या है। तो जो फंडामेंटल्स है ना मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के, उसकी असलियत क्या है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है उसमें फिर हमारे पास डिफरेंट जो है, हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होता क्या है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सपोज़ करेंगे जब आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप बेसिक साइंसेस पढ़ते हैं। बेसिक साइंसेस क्या? अनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिहेवियर साइंस, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात और उर्दू, ठीक है। ये मतलब डिपेंडिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक साइंसेस में जो आते हैं वो ये सब्जेक्ट्स हैं, कौन से? अनाटमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री। हाँ, 4 हो गए। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आप पढ़ते हैं ना, ये कोई ऐसी मजाक में आप लोग नहीं पढ़ते। इसके भी पीछे आपको जो बुक्स रिकमेंड की जाती हैं वो मोस्टली वही होती हैं एज़ पर UHS क्राइटेरिया। जो आपको बुक्स रिकमेंड की जाती हैं वो वही होती हैं जो कि MBBS वाले पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप भी वही पढ़ते हैं, बेसिक साइंस के जो सब्जेक्ट्स में जो बुक्स हैं ना वो भी पढ़ते हैं। तो आपका नॉलेज और MBBS के नॉलेज में कोई ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं आता। उनका नॉलेज ज़ाहिर है बेहतर होता है क्योंकि वो उसको बड़ा डीपली पढ़ते हैं, लेकिन आप जो हैं आप बुक्स वही पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप कह लें कि जी अगर 100% MBBS वाले पढ़ रहे हैं तो आप उसको 60-70% पढ़ते हैं, क्योंकि आपका आगे जाके जो है ना वो मतलब पेशेंट इंटरेक्शन जो है ना वो बहुत कम होता है। तो जो MBBS का थोड़ा सा उसका जो है ना डेप्थ में वो ज़्यादा पढ़ते हैं। तो फिर आप ने बेसिक साइंसेस पढ़ ली, फिर आप आ जाते हैं अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो कि मोस्टली रिलेटेड होते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। उसमें फिर आपके पास हीमाटोलॉजी आ जाता है, उसके बाद आपके पास ब्लड बैंकिंग आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ये फिर आप जो है उनके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या काम होते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं। यहाँ पे मैं बात रोकता हूँ और फिर हम अगले सब्जेक्ट पे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये होता गया है इसमें। फिर हम आगे सब्जेक्ट जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊँगा तो उसमें फिर आपको ना मैं ये जो पॉइंट्स हैं मैं इनको स्टेप बाय स्टेप एलैबोरेट करूँगा। रोल ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो क्या है? रोल ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इन द हेल्थ केयर फील्ड। पहले आपने नाम सुना होगा कि मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, ठीक है। फिर आजकल आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट सुन रहे होंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि जी उनको जो स्टेप्स सिखा दिए जाते हैं या उनको जो स्टेप्स बता दिए जाते हैं वो उसी को ही करते हैं, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग टू SOPs जो हैं उनको वो रिपीट करते रहते हैं, और बस सैंपल्स आए उनको प्रोसेस किया और
उनको फिर उनकी रिपोर्ट इशू कर दी। अगर वो न्यू हैं तो उनको बस जो है ना मतलब स्टेप बाय स्टेप वो करते रहते हैं और उनको फिर एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है और फिर वो। लेकिन अब क्योंकि जो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ठीक है, पहले जो चीज़ें एलेबोरेटेड नहीं थी, अब हर फील्ड जो है ना वो बड़ी स्पेसिफिक हो गई है। तो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के पास नॉलेज उस तरीके से या वो उसी डेप्थ में नहीं पढ़ते जो कि मेडिकल लैब टेक्नीशियंस उस डेप्थ में नहीं पढ़ते जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बुक्स बड़ी एक्सटेंसिव पढ़ी हुई होती हैं, ठीक है। फिर वो जो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं लेबॉर्ट्री में, वो बड़े उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सपोज करो कि ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग जब आप करते हैं, ठीक है, अब टेक्नीशियंस जो हैं उनका क्या होता है, मैं हर या हमने बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं टेक्नीशियंस के नॉलेज पे क्वेश्चन उठा रहा हूँ। मैं जस्ट आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर कुछ ऐसे भी टेक्नीशियंस होंगे, टेक्नीशियंस वो जिन्होंने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है, कि जिन्होंने आगे अपने आप को ग्रो नहीं किया, उनको जो सिखाया वो करते गए। लेकिन कुछ टेक्नीशियंस बड़े अच्छे हैं जिनसे हमने भी सीखा है, ठीक है, उनके पास भी नॉलेज होता है। अगर वो सीखें, मतलब अपने से अपने आप को वो आप क्या लेना कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अगर की हुई है तो उनके पास भी नॉलेज होगा। खैर आगे मैं ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहा था। अब अगर ब्लड ग्रुपिंग एक टेक्नीशियन कर रहा है और एक टेक्नोलॉजिस्ट कर रहा है, तो अब वो जो टेक्नीशियन है ना, उसको जस्ट वो स्टेप पता होगा कि जी आपने एक एंटी सीरा लेना है, एक ब्लड ड्रॉप लेना है, उसको मिक्स करना है, अगर उसमें ग्लूटिनेशन आ गई तो उसके बेस पे आपने ब्लड ग्रुप दे देना है। एक साइड पे अगर टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहा है तो उसको ये पता होगा कि इस एंटी सीरा में क्या है, इस ब्लड ग्रुप में क्या है, और अगर जो रिज़ल्ट आया है इसमें ग्लूटिनेशन आई है तो वो क्यों आई है, और इसमें अगर ग्लूटिनेशन नहीं आई तो इसमें क्यों नहीं आई, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस बड़ा आसानी, मतलब एक सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि वो अपनी जो फील्ड है उसमें वो महारत हासिल करते हैं, उसमें उनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, और जब वो लैब्स में जाके काम करते हैं तो वो एक अच्छा रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, ठीक है। फिर एक बात वही मैं कह रहा हूँ कि मैं लैब टेक्नीशियंस को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दुनिया जो है वो डेवलप कर रही है और कैसे नॉलेज जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोफेशंस पे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है लेबोरेटरी टेक्निक्स प्रोसीजर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं और जो प्रोसीजर हैं जो कि हम करते हैं। लेबोरेटरी टेक्निक्स अब उसमें डिफरेंट आ जाती हैं डिपेंडिंग कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप हेमाटोलॉजी में काम कर रहे हैं या ब्लड बैंकिंग में काम कर रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो होती हैं। अब लेबोरेटरी टेक्निक्स जो मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ, उसमें क्या होता है कि आप पाइपेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैनुअल कोई काम कर रहे हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी में अगर जा रहे हैं तो आप उसमें क्या हेमाटोलॉजी में अगर जा रहे हैं तो आप उसमें स्मेयर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्मेयर क्या होता है वो भी कभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आप डाइल्यूशंस बना रहे हैं, फिर आपके पास अगर कोई रिएजेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो कह लें कि जो हमने क्वालिटी कंट्रोल्स या जो रीजेंट्स को अपडेट करना होता है वो टेक्निक्स आ जाती हैं। फिर उसमें PCR आ जाता है अगर आप मोलिकुलर डायग्नोस्टिक में काम कर रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, फिर WBC काउंट है, RBC काउंट है, ESR है, ब्लड ग्रुपिंग है, क्रॉस मैचिंग है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्टेनिंग्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में हैं तो इसमें ग्राम स्टेनिंग, ZN स्टेन कर रहे हैं। अगर आप हिस्टो में हैं तो उसमें फिर HNE आ गया, ठीक है, हेमाटोक्सिलिन एंड यूसिन, और फिर बाकी स्पेशल स्टेन्स आ गए, पैप्स स्टेनिंग आ गई। तो ये फिर डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में करते हैं, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी होती हैं कि अगर आपको पता है कि ये रीजन ठीक है या नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा होगा। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आप अगर लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन गए हैं और आपको क्वालिटी कंट्रोल का ही नहीं पता, ठीक है, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो फिर जो क्वालिटी कंट्रोल है ना, अब क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है कि अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट पे कोई
सैम्पल रन किया है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई अगर आपने सैम्पल रन किया और उसका रिज़ल्ट सही नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आपके जो कंट्रोल्स हैं वो ठीक नहीं आ रहे। अब ये कंट्रोल्स क्या होते हैं ये भी हम बात करेंगे कभी, ठीक है। तो मतलब कि आपने अपनी जो लैब्स की ना क्वालिटी को मेंटेन करना है आपको। आप 100% कॉन्फिडेंट हों कि ये जो मैंने रिज़ल्ट मेरे सैंपल का आया है कि क्या ये ठीक भी आया है, क्या ये एक्यूरेट भी है या नहीं है, ठीक है। तो फिर ये जो इम्पोर्टेंस है ना क्वालिटी कंट्रोल्स की, ये आपको पता हो। इसमें फिर डिफरेंट आ गए हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। पुराने ज़माने में आज से आप 10-15 साल 20 साल पहले देख लें कि लोग जो है वो मैनुअल तरीके से काम करते थे। अगर आप अभी मैंने जो पिछले कुछ सेंटेंस में बात की थी RBC काउंट या WBC काउंट, बाकी ESR वगैरह, तो उस टाइम मैनुअल हैंडलिंग्स होती थी, ठीक है। लोग जो है वो मैनुअली काम करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारी जो वो मैनुअल हैंडलिंग है वो कम हो गई है, जो कि मूव कर गई है ऑटोमेशंस पे। तो हमारे पास पहले WBC काउंट के लिए न्यू बार चैम्बर वगैरह होता था, उसके ऊपर हम RBC काउंट, WBC काउंट करते थे, ठीक है। लेकिन अब उसकी जगह इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब इंस्ट्रूमेंट का क्या है कि आपके पास ब्लड सैंपल है, ठीक है, उसको आपने इंस्ट्रूमेंट के सामने जो है वो उसकी एक नीडल लगी हुई होती है, आप उसमें सक करवाते हैं, ठीक है। वो ब्लड जो है उसको सक कर लेता है और वो अपने इंस्ट्रूमेंट में उसको प्रोसेस करता है और आपको रिपोर्ट बना के दे देते हैं, ठीक है। तो अब कहाँ पे वो मैनुअल हैंडलिंग, कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, कहाँ पे मैनुअल हैंडलिंग में एक रिज़ल्ट बनाते बनाते आपको 10-15-20 मिनट लग रहे थे, और एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसने आपको कुछ सेकंड्स में उसका रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ भी हमारी इसमें बड़ी अच्छी अच्छी आती जा रही हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। हीमाटोलॉजी जो हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ब्लड बैंकिंग है, क्लिनिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री कह लें आप इसको, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्टियस डिजीज़, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग आ गया, लेबोरेटरी सेफ्टी आ गया, एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म आ गया, करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर डायरेक्शंस आ गई, क्वालिटी एश्योरेंस आ गया, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, ठीक है। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो अब जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना वो बड़ी वर्सेटाइल हैं। इसमें पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक वहाँ से डिफरेंट लैब्स में मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मूव किया, मेरे दोस्त वगैरह भी हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी जो आप कह लें कि प्रोफेशंस हैं उनसे बेहतर है। अब वो कैसे बेहतर है? वो इस तरीके से बेहतर है कि सपोज करें कि आपने BS माइक्रोबायोलॉजी किया या BS कोई भी कर लिया BS, ठीक है, उसमें जो आपकी जो फील्ड्स हैं ना वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। मसलन आपने अगर BS माइक्रोबायोलॉजी कर लिया है तो वो आप मोस्टली भला क्या करेंगे, आप MPhil माइक्रोबायोलॉजी करेंगे। और अगर आपका जो एक होता है ना माइंड थोड़ा सा ब्रॉड होगा तो आप लैब्स में भी अप्लाई करेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चों का क्या कंसेप्ट होता है कि जी अब मैंने BS बायोटेक्नोलॉजी कर लिया है या माइक्रोबायोलॉजी कर लिया, उनको जॉब्स नहीं मिलती। उनको जॉब्स क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनको बायोटेक्नोलॉजी जो है वो उनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, या वो क्लिनिकली उनका इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है, लैब्स का। लेकिन जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि आपके पास एक तो सब्जेक्ट्स बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जब आप MLT पढ़ते हैं तो इसमें आपके पास, जैसा अभी हमने बात की, हीमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स आ गया, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी। अब ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, इन सारे सब्जेक्ट्स में आगे आप MPhil भी कर सकते हैं, या आप इन सारे सब्जेक्ट्स के जो डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आप काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बच्चे ने अगर माइक्रोबायोलॉजी किया तो वो मोस्ट
प्रॉब्ली क्या होगा कि वो उसी डिपार्टमेंट में ही जाके जॉब करेगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की हुई है तो आप हेमाटोलॉजी में भी काम कर सकते हैं, आप ब्लड बैंकिंग में भी काम कर सकते हैं, आप बायोकेमिस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे आप उसमें काम कर सकते हैं। तो आप एक तो ये कंपैरिजन इसमें एमएलटी एक प्लस पॉइंट ले गया। फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी जॉब्स जो हैं वो 17 ग्रेड की होती हैं, वो मिले या ना मिले वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है कि जब आप अगर आप उन क्या कह लें कि खुशकिस्मत इंसानों में से हैं जिनको सरकारी नौकरी जो है मिल जाती है तो वो 17 ग्रेड में जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है वो मेरे ख्याल से 9 स्केल में शायद एज अ टेक्नीशियन जाते हैं, लेकिन जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो 17 ग्रेड में जाते हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट लेवल पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं, ठीक है। थैलेसीमिया का कोई प्रोजेक्ट आ गया या नेशनल इंस्टीट्यूट NIH का जो है उसके कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ गए, उनके 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी पे होती है। मसलन आप 17 ग्रेड के मुताबिक 80, 85, 70 मतलब 70 से 90 के दरमियान में जो है ना आप पे ले रहे होते हैं। अगर आप फिर वही बात आ गई कि अगर आप उन खुशकिस्मत इंसानों में से हैं। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है इसकी पाकिस्तान में अभी काफ़ी बेहतर हो गई है। स्टार्टिंग में बहुत बुरी थी लेकिन अब इनका भी पे स्केल जो है वो बेहतर होता जा रहा है। जैसे कि अगर आप किसी अच्छी लैब में काम कर रहे हैं तो आपकी मोस्टली जो स्टार्टिंग पे है वो 30 से स्टार्ट हो जाती है, या अगर आप जूनियर हैं या आप अगर ट्रेनिंग जाते हैं तो आपकी वो आई गेस 25 में भी इतनी जो 25,000 या 30,000 से स्टार्ट करते हैं वो, ठीक है। फिर डिपेंडिंग है आपका हर साल कितनी आप मेहनत करते हैं या आप अपने स्किल्स को कितना डेवलप करते हैं। तो फिर आप अब मेरे सामने ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने MLT किया और वो आफ्टर 5 इयर्स जो है वो लैब मैनेजर बन गए। लैब मैनेजर अगर वो आप बन गए हैं तो वो अराउंड 1 लाख जो है वो पे ले रहे होते हैं अच्छी लैब्स में। अगर आप अपने आप को ग्रो नहीं करते तो फिर आप 4 साल बाद भी वही 30 से 40 पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि अच्छा ये तो हो गई ना पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर जो बाहर फ़ॉरेन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आप दुबई जा सकते हैं DHA का एग्ज़ाम दे के, आप गल्फ़ के किसी कंट्री में जा सकते हैं, आप UK आ सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, आप कनाडा जा सकते हैं। अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब आप MLT करते हैं ना और आपका जो भी MLT आपके सामने अगर कोई फिर रहा है तो वो आपको हमेशा डिग्रेड ही करता है कि जी MLT है ही कुछ नहीं, ठीक है। MLT उसके लिए कुछ नहीं है क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो अब मैं भी तो आया हूँ आपके सामने यहाँ पे इंग्लैंड आया हूँ, इसके अलावा भी मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो कि आए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने दिमाग का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और इंटरनेट का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। अगर आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे फेसबुक इस्तेमाल कर ली, गेम्स खेलनी, वो भी काम करें, लेकिन उसको पॉजिटिवली भी यूटिलाइज़ करें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लोग कंप्यूटर से अर्न कर रहे हैं और आप कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते कि आप कहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, आप UK जा सकते हैं, आप कनाडा, अमेरिका, गल्फ़ के किसी कंट्री में भी जा सकते हैं और इट्स पॉसिबल। मेरे सामने ऐसे लोगों की एग्जांपल्स हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं खुद बजाते खुद जो है वो इस टाइम NHS इंग्लैंड में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताने का ये मकसद है कि कोई भी प्रोफेशन जो है वो हमेशा आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। आप अगर BS उर्दू भी करते हैं, ठीक है, और अगर आप उसमें नहीं सीखते तो फिर आपकी यूज़लेस हो जाएगी। और अगर आप उसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं तो आप बड़े अच्छा जो है उसकी उर्दू पे ग्रिप हासिल करके आप एक अच्छा लेक्चरर, प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये MLT का जो एक कंसेप्ट था, उम्मीद है मैंने एक रैंडम बड़ी बातें की हैं लेकिन मेरा जो तरीका है ना वो ऐसा ही है। लेकिन आप जो हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आते तो आप मेरे जो कमेंट्स वगैरह में पूछ लें और मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो इंस्टाग्राम वगैरह या अपना ईमेल वगैरह को मैं दे दूँगा आपको, आप लोगों को अपनी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग जो हैं इसको
वहाँ पे अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझ तक जो है वो आप पहुँच सकें। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कमेंट्स में बात करें, ताकि उसमें मेरे लिए भी इजी हो जाएगा कि किस बच्चे ने क्या बात की हुई है, और मैं वहाँ से उठा के आपको एक आंसर जो है वो जो भी तरीका होगा वो फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि। लेकिन ये है कि अभी स्टार्टिंग, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो मे भी हो सकता है कि हमारी इंटरेक्शन उस तरीके से ना बने। लेकिन यह है कि जैसे जैसे हमारी इंटरेक्शन बढ़ती जाएगी तो फिर उसके मुताबिक वीडियोस जो है मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा मेरी भी साथ जॉब्स वगैरह जॉब है, तो मुझे जब टाइम मिलेगा होपफुली वीकेंड्स पे ही, तो मैं फिर आपको साथ साथ जो है वो गाइड करता रहूँगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप्स मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है MLT के बारे में बताया जाए, या अगर कोई सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ तो उसमें भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो गाइड करूँगा। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को जो आप हमेशा लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। और जो बच्चे जो हैं अभी न्यूली प्री मेडिकल उन्होंने किया, आगे में भी या जून जुलाई आगे रिज़ल्ट्स भी आने हैं FSC के, तो उनके साथ आप लोग शेयर करें ताकि उनको पता चले। और मैं बहुत जल्द जो है ना अलाइडर प्रोफेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने MLT ही करना है, मैं आपको सिर्फ इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि MBBS BDS के अलावा भी कुछ प्रोफेशंस हैं और बड़े अच्छा जो है उनका स्कोप है। आप जो है आप लोगों को उसमें भी आना चाहिए। ठीक है, जब आप उसमें आएंगे तो ज़ाहिर है फिर एक जो कम्युनिटी बनेगी उस प्रोफेशन की, और फिर वो जो है एक अच्छा, मतलब जब एक कम्युनिटी बनती है तो उस वो अगर कोई बात करे तो उसका असर भी होता है, और फिर वो अपने जो आप कह लें कि जैसे पे स्केल जो है उसको बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान में। मतलब इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो फिर हम कभी बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन यह है कि आप इंटरेक्शन अपनी बढ़ाएं और उन बच्चों के साथ शेयर करें जो कि न्यू हैं, जिन्होंने अब आगे एडमिशन लेना है, जिनका MBBS में अगर एडमिशन नहीं होता तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उनको इस वीडियो के बाद थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह फिर बात होगी। उम्मीद है आप लोगों को जो है इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और कुछ नहीं होंगे तो आप हमेशा पूछ सकते हैं मेरे से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।